हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द संस्कृत व्याकरण का जो सिलेबस है हम लेकर के आने वाले हैं बोर्ड्स गुरु चैनल के माध्यम से। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बोर्ड्स गुरु चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। बोर्ड्स गुरु चैनल जो है, बोर्ड्स गुरु ऑल सब्जेक्ट एकेडमी, इस चैनल के माध्यम से आपको 9th-10th का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, पूरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टीचर भी देखने को मिलेंगे, और सभी लोग अलग अलग सब्जेक्ट को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हम आ चुके हैं लेकर के संस्कृत का व्याकरण का पहला लेसन, जो कि वर्ण है। तो आज पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। उससे भी पहले ये जानेंगे कि संस्कृत है क्या, संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि लेसन जो है और हमारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है ना। तो सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस के आसपास के बहुत सारी चीजें होती है जो सिलेबस में नहीं होती हैं, सिलेबस से बाहर होता है। हाँ, वो ठीक है कि एग्जाम में नहीं आते, उससे कोई प्रश्न, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं तो सिलेबस के बाहर का चीज भी हमें जानना चाहिए। सिलेबस से जुड़े हुए जो बाहर के चीज होते हैं, हालांकि सिलेबस से जुड़े हुए होते हैं, उनको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत और इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन घुसेड़ दे इसमें, समझ गए। तो संस्कृत से ही संबंधित कुछ चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, जो भी नए हैं फटाफट जल्दी से पहले ज्वाइन हो जाइए हमारे बोर्ड्स गुरु चैनल से। बोर्ड्स गुरु ऑल सब्जेक्ट एकेडमी जो चैनल है, सर्च कीजिएगा बोर्ड्स गुरु ऑल सब्जेक्ट एकेडमी। यूट्यूब पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा, लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी पैसा नहीं लगता है ज्वाइन करने का, बिल्कुल फ्री है, और एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री है। कोई भी कोर्स का यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, हो गए, कर लिए ज्वाइन, तो चलिए शुरू करें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा आज का गोल, जानेंगे कि आज का गोल क्या है। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए, पहला है कि संस्कृत का परिचय। इसमें हम जानेंगे कि संस्कृत क्या है, संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई, संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत को किसने लिखा, है ना, ये जानेंगे। दूसरा है संस्कृत व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण का जो पहला लेसन होने वाला है, क्या होने वाला है, वर्ण, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि संस्कृत क्या है, समझ गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि संस्कृत क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। संस्कृत क्या है, संस्कृत भारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन भाषा है। इसे देवभाषा भी कहा जाता है, देवताओं की वाणी। इसीलिए पंडित जी लोग पूजा कराने जाते हैं तो संस्कृत में मंत्र बोलते हैं, समझ गए। तो संस्कृत क्या है, देवों का भाषा है, इसे देवों का भाषा भी कहा जाता है, यानी कि देववाणी भी कहा जाता है। यह एक भाषा है, यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों की भाषा है। नोट कर लीजिएगा, जिसको जरूरत हो नोट कर लीजिएगा, काम देगा। संस्कृत से ही हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया जैसी कई भाषाओं का विकास हुआ है। देखिए, संस्कृत कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, समझ गए। संस्कृत से ही हिंदी, मराठी, उड़िया, बंगाली, बहुत सारे भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है ना, संस्कृत से ही हुआ है। आज भी बहुत सारे जगह पे जाइएगा, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे उनके लैंग्वेज में कुछ कुछ संस्कृत के शब्द देखने को, सुनने को मिलते हैं। इसलिए संस्कृत भी हमारे भारत का प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई। किसको पता है संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई, किसी को नहीं पता है, क्योंकि बताया ही नहीं जाता है कहीं पे भी। सिर्फ आते हैं लोग और सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, ये आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, संस्कृत व्याकरण में लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन ये आपको संस्कृत व्याकरण में नहीं मिलेगा, समझ गए। तो क्या है, संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई थी। संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक काल में लगभग 3500 से 4000 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है 3500 से 4000 वर्ष, इसको हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3500 से
4000 वर्ष पहले हुई थी। समझ गए? संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई थी? संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक काल में लगभग 3500 से 4000 पहले हुई थी। सबसे पुराना संस्कृत का जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। संस्कृत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है क्या है? ऋग्वेद है। सनातन धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है, जो संस्कृत में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसको भी लिख देते हैं हम, 1500 ईसा पूर्व। कब लिखा गया था? ऋग्वेद कब लिखा गया था? 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था। अगला पॉइंट है कि संस्कृत भाषा को पाणिनि ने व्यवस्थित रूप से नियमबद्ध किया था। संस्कृत भाषा को नियमबद्ध जो किया था, किसने किया था? महर्षि पाणिनि ने। समझ गए? इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। हम साइड हो जाते हैं, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रमुख लेखक कौन कौन है? देखिए, सिलेबस पढ़िएगा ना, उसमें कहीं भी ये नहीं आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। पूरा सिलेबस में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ बोर्ड्स गुरु चैनल के माध्यम से ये आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। हम साइड हो जाते हैं। उससे पहले समझा देते हैं, बता देते हैं, देख लीजिए कि संस्कृत के प्रमुख लेखक कौन कौन है। देखिए, संस्कृत पढ़ते हैं, अगर कोई पूछ देना आपसे कि संस्कृत क्या है, मान लीजिए सब कोई संस्कृत आपके सिलेबस से ही नहीं पूछता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोकेंगे, इधर सुनो, संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? सर जी तो पढ़ी भी नहीं किए कि संस्कृत क्या है। देखिए, हमेशा याद रखना, संस्कृत क्या है? तो संस्कृत भारत का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन भाषा है। इतना याद रहेगा ना कि संस्कृत एक भाषा है, इतना याद रखना। कोई अगर पूछ दे कि संस्कृत क्या है, तो संस्कृत भारत का एक भाषा है, बहुत पुराना भाषा है। देखिए, संस्कृत के प्रमुख लेखक कौन कौन है? देखिए, पहला है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण, संस्कृत में। समझ गए? आप लोग जो रामायण देखते हैं टीवी पे, अभी आजकल जो है बहुत सारे लोगों ने अब लिख दिया है, रामायण को एक मतलब फिल्मी तरीके से सजाया गया है, सुसज्जित ढंग से सजाकर, और उसे टीवी चैनल पे दिखाया जाता है। हालांकि ओरिजिनल जो रामायण है वो नहीं है, रामायण की कहानी कुछ और है। जब रामायण पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ओरिजिनल रामायण कौन है? वाल्मीकि रामायण। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा और टीवी वाले रामायण से मैच कीजिएगा तो कहीं भी कोई कहानी मैच नहीं करने वाला है। कुछ कुछ कहानी है जो मैच कर जाएगा, सब मैच नहीं करेगा। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण, संस्कृत भाषा में। दूसरा है वेद व्यास। व्यास लिखा हुआ यहाँ पे, वेद व्यास जी थे जो महाभारत और 18 पुराणों की रचना जिन्होंने की थी, वेद व्यास। समझ गए? 18 पुराणों की रचना किसने की है? व्यास जी ने। यहाँ पे लिखा हुआ, नोट कर लीजिए सब पॉइंट। समझ गए? आगे देखेंगे कि कालिदास संस्कृत के महान कवि और प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास कौन थे? संस्कृत के महान कवि और प्रसिद्ध नाटककार थे। उनके प्रमुख नाटक हैं, क्या क्या है? अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम। क्या है? अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम। कालिदास संस्कृत के महान कवि और प्रसिद्ध नाटककार थे। उनके प्रमुख नाटक है अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम। नोट कर लीजिए इसको भी, फटाक से साइड हो जाते हैं हम, वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को सुसज्जित ढंग से लिखा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान महर्षि पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान महर्षि पाणिनि थे। कौन थे जी? महर्षि पाणिनि थे। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत व्याकरण के सभी नियम दिए गए हैं। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें संस्कृत व्याकरण के सभी नियम दिए गए हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक श्लोक आता है जो कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। देखिए लिखा हुआ है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम,
सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, इसका अर्थ बताते हैं कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, कहने का मतलब है सुखार्थिनः कुतो विद्या। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या मतलब कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहां से और विद्या चाहने वालों को सुख कहां से। देखिए हम जो श्लोक लेके बीच बीच में आते हैं, इससे आप ही का फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये लाने का मतलब ये है कि एक तो हम पढ़ेंगे, सुन के आपको पढ़ने आएगा, पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, और दूसरा कि श्लोक जो होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जटिल शब्द, जो आपको याद रहेगा। याद रहेगा भाई, कभी ना कभी तो पढ़े थे श्लोक में, और सर ने बताया था कि इस शब्द का अर्थ ये होता है ना। तो बहुत सारे शब्द देखने को मिलेगा, जैसे सुखार्थिनः कुतो, कहां से, सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाला, विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाला, कुतः कहां से, सुखम सुख, समझ गए, सुखार्थी ऊपर बता दिए हैं। उसके बाद अगला आता है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। कहने का मतलब है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, जाइए सुख के चक्कर में पड़ जाइए, गाड़ी खरीदिए, घोड़ा खरीदिए, ऐश कीजिए, लेकिन कब तक, ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। देखिए जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, अगर विद्या है तो आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, विद्या से धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर धन है, आपके पास विद्या नहीं है तो आया हुआ धन भी खत्म हो जाएगा, अगर विद्या नहीं है तो। अरे भैया विद्या होगा, बुद्धि होगा, तभी ना आपको पता चले कि धन का क्या करना है, कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसा से पैसा कैसे कमाना है, ये सब विद्या बुद्धि से समझा जा सकता है। तो विद्या नहीं होगा तो बुद्धि कहां से आएगा, समझ गए। तो जिसके पास विद्या है उसके पास सब कुछ है। जब तक आप विद्या अर्जित करने में लगे हुए हैं तब तक शायद आपको सुख ना मिले, लेकिन एक बार विद्या अर्जित करने के बाद सुख आपके कदमों में होता है। जो लोग सुख के चक्कर में पहले ही पड़ जाते हैं और विद्या को त्याग देते हैं, उन्हें आगे चल के बहुत कष्ट होता है। तो बाबू आप लोगों के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ गए, समय दीजिए और ध्यान से मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि यहां से आपका शुरुआत होता है। इससे पहले आप क्या किए, सरकारी स्कूल में गए, कूद फान गए, बालवीर देख के बड़े हो गए, मैं भी बालवीर बैंड पहन के आ गए, समझ गए, वो सब समय गया। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, मैं भी बालवीर बैंड बांटने नहीं आया हूँ, समझ गए। तो यहाँ से आपका समय स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं से आपका जड़ मजबूत होगा। अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लेकर के नहीं आते हैं तो फिर इंटर में क्या गारंटी है कि अच्छा नंबर आएगा। यहीं से, जैसे आपका मैथ ही है, तो मैथ जब यहाँ पे आपका अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा मैथ को, तो 11th में जाइएगा, 11th का मैथ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, 12th का मैथ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहां से जड़ मजबूत करना होता है, समझ गए। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, फ्री का शिक्षा है, लीजिए, मन से पढ़िए, समझ गए। तो ये आप ही के लिए लिखा हुआ था, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर विद्या चाहते हैं तो सुख से अपेक्षा मत रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है व्याकरण। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा बाबू, डायरी बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, समझ गए, नोट्स बनाते चलिएगा। क्या लिखा हुआ है, व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है जी, किसको पता है, कौन बताएगा, पता है, चलो बताते हैं। व्याकरण क्या है, जिसके अध्ययन से शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो व्याकरण कहलाता है। जिसके अध्ययन से शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो। देखिए व्याकरण नहीं पढ़िएगा तो शुद्ध बोलने नहीं आएगा, शब्द क्या है, कौन से शब्द का उपयोग कहाँ पे करना है, ये नहीं पता चलेगा, समझ गए। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी कोई भी शब्द घुसेड़ देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, लेकिन व्याकरण अगर सही से पढ़ते हैं तो आपको शुद्ध बोलने आ जाता है कि शुद्ध बोलना कैसे है, शब्दों का शुद्ध ज्ञान होता है। तो जिसके अध्ययन से शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा हुआ है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम।
क्या लिखा हुआ है जी? इसमें हलन छूटा हुआ है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, मतलब कि जिसके अध्ययन से शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। समझ गए व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के मुख्यतः तीन भाग हैं। कौन कौन? व्याकरण के मुख्यतः तीन भाग हैं। कौन कौन? वर्ण, पद और वाक्य। वर्णों से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। उदाहरण देख लेते हैं। हम लिखते हैं क, ये क्या है? वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, कुछ भी ले लीजिए, वर्ण है। क ले लिए, म ले लिए, ल ले लिए, तीन वर्ण लिए हैं हम अलग अलग। अगर इसको तीनों को मिला दें तो क, म और ल क्या बन गया? कमल। वर्ण से पद, पद से वाक्य बनाना है। कैसे? कमल जल में खिलता है। देखिए वर्ण है क, म, ल, हमने तीन वर्ण को लिया, वर्ण को जोड़ने पर क्या बना? कमल। और कमल से ये क्या है? पद बन गया। कमल क्या बन गया? पद बन गया। वर्णों से पद और पद से वाक्य बना दिए। जैसे क, म और ल, तीनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? कमल। और कमल से हमें वाक्य बनाना हो तो क्या कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कमल जल में खिलता है, वाक्य बन गया ना। तो ये क्या हुआ? वर्ण हुआ। ये क्या हुआ? पद हुआ। और ये क्या हुआ? वाक्य हुआ। समझ गए? समझ गए ना? वर्णों से पद, पदों से वाक्य। फिर से समझ लीजिए व्याकरण क्या है? जिसके अध्ययन से शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नेति व्याकरणम। व्याकरण के कितने भाग हैं? मुख्यतः तीन भाग हैं। कौन कौन? वर्ण, पद और वाक्य। वर्णों से पद और पदों से वाक्य बनता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है वर्ण। व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है क्या? वर्ण। व्याकरण में सबसे पहले क्या पढ़ना है? वर्ण पढ़ना है। तो आज देखेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। समझ गए? सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं जी? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं। समझ गए? देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। समझ गए? तो क्या है? मैं बोल रहा हूं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जा रहा है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले ये समझिए कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? अब इसमें देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं, इसमें म को अलग कर दीजिए आप, म को अलग कीजिए, म, इसको भी क्या कीजिए? अलग कर दीजिए, म प्लस अ। अब इसका सबसे छोटी इकाई कौन हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हुआ जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आधा म का टुकड़ा करोगे? कर सकते हो जी? आधा म को बोला जाता है? कैसे बोला जाता है बताओ? आधा म नहीं बोलते हैं। आधा म तभी लिखते हैं जब उसके साथ में कोई और वर्ण जुड़ा हो। समझ गए? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? जैसे क्या, हम लिखते हैं ना जी क्या, क्या। इसको थोड़े बोलेंगे कि आधा क य कर या, ऐसे गलत होता है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। सीधे इसको क्या बोलेंगे? क्या। और इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये, य भी है सबसे छोटी इकाई। समझ गए? अब इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। समझे? ये जो क्या लिखे थे हम, क्या, अब इसको आधा
नीचे हलंत लगा दी, इसका टुकड़ा कर दोगे? टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वह वर्ण कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए इसमें भी हलंत छूटा हुआ है। हलंत छूटा हुआ नहीं है, इसमें हलंत दिया हुआ है, समझे, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, जूम करने पर थोड़ा सा फट गया है इसीलिए। तो देखिए क बराबर क प्लस अ, क में से अ को निकाल दिए, क्या बचा? क बचा। पूरा क नहीं है, इसको क बोलेंगे, क जिसमें अ साथ में ना आए, ऐसा उच्चारण करेंगे कि अ साथ में ना आए, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इतना याद रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। समझ गए? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये किताब की भाषा, किताब में मिल जाएगा आपको। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं, ये किताब में भी दिया हुआ है। इसको याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कोई पूछ दे वर्ण किसे कहते हैं तो कह देना भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। वर्ण के कितने भाग हैं? वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं जी? देखिए स्वर वर्ण जो है ना, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ बोलिएगा तो उसमें कोई और वर्ण का उच्चारण नहीं आ रहा है, जो अ में सिर्फ अ आ रहा है। और क बोलिए क, तो क में अ आ रहा है, इसलिए स्वतंत्र वर्ण भी इसको बोलते हैं। कोई पूछे स्वतंत्र वर्ण किसे कहते हैं तो बोल देना स्वर्ण वर्ण को कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 13। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने है संख्या? 13। अ आ ई उ री, बड़ी री ए ओ और औ, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वर्ण वर्ण। जैसे बोल के देखो, अ में सिर्फ अ ही आएगा, क नहीं आएगा, और कोई वर्ण नहीं आएगा। आ में सिर्फ आ है। ई में भी सिर्फ ई है। वैसे ही उच्चारण करके देख लो, इसमें कहीं भी कोई और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ण वर्ण समझ गए? इसके भी कितने? 3 भाग हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ 2। 2 ही पढ़ना है, 3 कोई नहीं पढ़ाता है, समझ गए? कौन सा नहीं पढ़ाता है? लोग प्लुत स्वर के बारे में कोई नहीं बताता है। सब कोई क्या बताता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर की चर्चा कोई नहीं करता है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन व्याकरण में है तो पढ़ना है। समझ लीजिएगा क्या जाता है पढ़ने में। आपको बेसिकली 2 ही चीज जानना है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन कोई पूछे कि संस्कृत व्याकरण में स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है तो क्या बोलिएगा? 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य 3 भाग हैं इसके, ऐसा नहीं कि 2 ही भाग हैं, मुख्य 3 भाग हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ गए? क्लियर है? समझ लीजिए फिर से, स्वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे वह क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? 33, सॉरी 13। इसकी संख्या कितनी है? 13 है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट कीजिए। देखिए नोट करते चलिएगा, ऐसा नहीं कि देख कर बस वीडियो देख के छोड़ दिए, वीडियो देख रहे हैं सिर्फ, रील की तरह मत देखिएगा इसको, नोट करते चलिएगा। समझ रहे हैं ना? आप ही का फायदा होगा उससे। नोट्स बना लीजिएगा ना तो रिवाइज करने में भी आपको फायदा होगा। एग्जाम से पहले 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार रिवाइज कर लीजिएगा। समझ गए? इसलिए नोट्स बनाते चलिएगा,
कोई बहुत बड़ा इसमें परिभाषा नहीं दिया गया है, लिखा गया है, एकदम शॉर्ट में बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसको नोट्स भी कर लीजिएगा, नोट्स करने से आपको फायदा होगा कि अभी हम जो बता रहे हैं वो तो याद हो ही जाएगा, और नोट्स कर लीजिएगा। अगर बाई चांस कभी भूल भी गए तो एक बार उसको देख लीजिएगा तो फिर से याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बता दे फिर से, स्वर्ण वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े स्वर्ण वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या कितने हैं? 13। अ आई यू री, बड़ी री, ली, ए ओ और ओ। देखिए ये मत कहिए कि नहीं बताए छोड़ दिए, कहीं कहीं बड़ी ली की भी चर्चा की जाती है, समझ गए, कहीं कहीं बड़ी ली की भी चर्चा होती है। तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा वैसे, लेकिन बेसिकली 13 ही पढ़े जाते हैं। ये याद रखिए, मत कहिए कि नहीं बताए, बता दिए। चलिए अब ह्रस्व स्वर के बारे में देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 हैं, ये 5 हैं, अ ई उ री और री, ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, कितना जल्दी बोल दिए, अ, ई उ, समझ गए, री री, बहुत कम समय लगता है। जब दीर्घ स्वर का उच्चारण कीजिएगा तब जाके फर्क समझ में आएगा कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है। हर्षिकार जो बोलते हैं ना हम लोग, हर्षिकार, वही है ह्रस्व, समझ गए, हर्षिकार बोलते हैं उसी को ह्रस्व बोलते हैं। ह्रस्व स्वर इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 5 है, अ ई उ री और री, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। क्या लगता है? इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ये 8 हैं, कौन कौन? अ ई उ, बड़ी री, ए ओ और औ। अब इसका उच्चारण करके आप लोग देख लीजिए। इसका उच्चारण जब कीजिएगा तो ह्रस्व स्वर से ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें आ, समय लग रहा है, जोर देना पड़ रहा है। बोल करके देखिए, अ और आ दोनों में क्या अंतर है? आ जोर देना पड़ रहा है, इसलिए आ ई उ, दीर्घऊ उ, बड़ी री, ए ओ और ओ, दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 8 है। कोई पूछे दीर्घ स्वर कितने हैं तो क्या बोलोगे? 8 है। ह्रस्व स्वर 5 है। समझ गए? आगे चलते हैं प्लुत स्वर, जिसका जरूरत आपको नहीं है लेकिन समझ लीजिए। कोई बोले कि स्वर्ण वर्ण के 2 भेद हैं तो तमाचा मारिएगा उसको खींच के, बोलिएगा एक और होता है प्लुत स्वर जो नहीं पढ़ाया गया है तुमको, बोर्ड्स गुरु को ज्वाइन करो, वहां पे पता चल जाएगा। समझ गए? आइए देखिए प्लुत स्वर क्या है। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग संबोधन वगैरह में किया जाता है, जैसे हे राम बोल करके देखिए। इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? संबोधन में। इसका उपयोग आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वेद वगैरह में। पंडित जी लोग जो वेद पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इसका देखिए, इसको ऐसे इंगित किया जाता है। कहीं कहीं जब किताब देखिएगा ना संस्कृत का, जहाँ पे मंत्र वगैरह लिखा होता है, पंडित जी के पास होता है जो किताब वेद का मंत्र वगैरह का, उसमें होता है। इसको पहचानने का तरीका है, किसी भी जैसे अ लिखा हुआ है ना, अ के बगल में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे, समझ गए? तो समझिए यहाँ पे प्लुत स्वर का उपयोग हुआ है, समझे ना? इसको प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्लुत स्वर को कैसे? एस से इंगित करते हैं, एस से। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है और सिलेबस में पूछेगा भी नहीं, लेकिन नोट कर लीजिए, इसको भी काम आएगा। 2 कभी मत बोलिएगा, कभी बोलिएगा 3। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 3। एक बार और बता दें, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसकी संख्या 5 है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक जोर लगाना पड़ता है, उसकी संख्या 8 है। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग संबोधन वगैरह में होता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे श्याम, सीताराम। ठीक है, आगे बढ़े। आगे व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण समाप्त हुआ, अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? अभी पढ़े हैं हम लोग
वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद आता है दूसरा वर्ण का दूसरा, कौन? व्यंजन वर्ण। समझ गए? व्यंजन वर्ण का ये समझते हैं। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। व्यंजन या व्यंजन, कोई पूछे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे क बोलिएगा तो क में अ आ रहा है, का बोलिएगा तो का में आ रहा है। समझ गए? क प्लस आ का हो जाएगा, इसलिए इसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण के व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। अकेले बोलने पर ये स्पष्ट ध्वनि नहीं देते। क बोलिएगा ना, ओ को छोड़कर बोलिएगा क बोलेगा नहीं करेगा, बोल के देख लीजिए। इसीलिए इसमें लिखा गया है अकेले बोलने पर ये स्पष्ट ध्वनि नहीं देते, लेकिन जब स्वर के साथ मिलते हैं तो स्पष्ट सुनाई देते हैं। कौन कौन है? कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और य र ल को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ बोलते हैं। और तालब स, दंत स, मूर्धन्य स, ह क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। समझ गए? क्या है? व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। अकेले बोलने पर ये स्पष्ट ध्वनि नहीं देते, लेकिन जब स्वर के साथ मिलते हैं तो स्पष्ट सुनाई देते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन। ये 33 हैं, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। कितना नोट कीजिए? जल्दी वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, उष्म व्यंजन, सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष को बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ घोष देखने को मिलेगा, घोष वर्ण। ये मत कहिएगा कि सर सघोष पढ़ाए हैं, घोष तो पढ़ाई भी नहीं किया है। इसी को सघोष कहा जाता है, ठीक है? तो सघोष कहीं देखने को मिल जाए तो आप चकाइएगा मत, घोष को ही सघोष बोलते हैं। बहुत जगह मिलेगा सघोष और बहुत जगह मिलेगा सिर्फ घोष वर्ण। तो घबराइएगा मत, याद रखिएगा सघोष और घोष सेम ही है। सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। क्या है? कितने हैं? 7 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, उष्म व्यंजन, सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। समझ गए? इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम साइड हो जाते हैं। वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखेंगे व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 7। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, उष्म व्यंजन, सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, यानी कि कवर्ग, चवर्ग। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, इसमें नहीं बताया, बहुत लोग सोचेगा कवर्ग क्या है। क वर्ग मतलब क से क ख का क ले लिया गया है, वर्ग का मतलब क का पूरा वर्ग, क ख ग घ अंग तक, उसको वर्ग बोलते हैं। उस वर्ग का पहला अक्षर ले लेते हैं, उसको वर्ग लिख देते हैं, इसलिए वो पूरा वर्ग में आता है, उसको वर्ग कहते हैं। इसलिए क वर्ग, च वर्ग, छ छ ज ज ञ, ट वर्ग, त वर्ग। समझ गया ना? अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क से लेकर म तक, यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, और क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है जी? बताया कोई? स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श क्यों नाम रखा गया है स्पर्श? देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं स्पर्श व्यंजन का, तो हमारे मुख के अंदर जो जिह्वा होता है, जीभ, वो मुख के अंदर किसी ना किसी स्थान को स्पर्श कर रहा होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बोलिए क, क बोलिएगा तो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा होगा। देखिए कंठ से निकलता है आवाज क, कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है, बोल कर देखिए, ठीक है? इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ अंग। आगे आइएगा, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन य र ल और व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल और व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्या है? उष्म व्यंजन।
श और ह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? उष्म का मतलब क्या होता है? उष्मा, जिसको बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकले, मुंह से गर्म हवा निकलता है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। बोल करके देखिएगा, हाथ रखकर सामने और बोलिएगा श, तो गर्म हवा निकलेगा। क्यों गर्म हवा निकलता है वही समझ लीजिए। जब हम बोलते हैं स, तो सबसे पहले जिह्वा क्या करता है? हवा को रोकने की कोशिश करता है, हवा को रोक करके फिर हवा निकलता है। इसलिए हवा जब टकराता है स्पीड में तो हवा गर्म हो जाता है, इसलिए हवा गर्म निकलता है, इसलिए उसको उष्म व्यंजन कहा गया है। स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। नोट करते चलिएगा, सघोष या घोष व्यंजन। सघोष या घोष, घोष का मतलब क्या होता है? घोष इसलिए कहते हैं कि जिसके उच्चारण में घर्षण हो। ठीक है, स्वर तंत्रिका जो होती है, स्वर तंत्रिका, ये जब बोलते हैं तो यहाँ पे घर्षण होता है, इसलिए इसे सघोष व्यंजन कहते हैं। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग तथा य र ल व और ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन अब कहिएगा कि यहाँ पर य र ल और व अंतःस्थ भी बता दिए और सघोष में भी बता दिए, ये क्या बात है भाई? तो दोनों में है। सघोष इसलिए बताया जा रहा है कि इसको बोलने पर घर्षण भी होता है। ठीक है, इसलिए इसमें इसमें भी इसको रखा गया है। तो सघोष व्यंजन वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग तथा य र ल व और ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, वर्गों के मतलब क्या समझे? जैसे क वर्ग ले लीजिए, क वर्ग क ख ग घ, तो क्या दे रहा है कि तृतीया, चतुर्थ और पंचम, यानी कि क ख ग को छोड़कर, नहीं, क ख को छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा, ग घ और अंग, क ख ग को छोड़कर, क ख को छोड़कर ग घ और अंग, क्या होगा? सघोष में आएगा। वर्गों के तृतीय, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे क वर्ग ले लिए, क वर्ग है ना जी, तो क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ और अंग। कितने हैं? क ख ग घ अंग, 5 है ना? क ख ग घ अंग। तो क्या कर रहा है? वर्गों के तृतीय मतलब 1 2 3, ये हो गया तीसरा, चतुर्थ घ और पंचम अंग, यानी कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग तथा य र ल और व, य र ल व और ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए होंगे? वैसे ही कवर्ग का ले लीजिएगा, चवर्ग का भी ले सकते हैं, टोरस, सब में आता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सब में क्या होता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग तथा य र ल व और ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए होंगे? आगे बढ़े। अघोष व्यंजन, जिसके उच्चारण उच्चारण करने से स्वर तंत्रियों में घर्षण ना हो। घर्षण होता है, देखिए कोई भी कुछ भी बोलिएगा तो स्वर तंत्रियों में घर्षण होती है, बिना घर्षण की आवाज आएगा ही नहीं। लेकिन इसको सघोष और अघोष इसलिए कहा गया है कि सघोष, इसमें जब बोलिएगा ना तो ज्यादा घर्षण होगा, अधिक घर्षण होगा, और इसको बोलिएगा तो कम घर्षण होगा, इसलिए इसको अघोष नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है? वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स स ह अघोष, स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन? प्रथम और द्वितीय वर्ण। इसमें ले लीजिए क वर्ग, क वर्ग का क और ख, क्या बोला है? प्रथम और द्वितीय, तो ये प्रथम हो गया और द्वितीय हो गया। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो क और ख हो गया, तथा स और श अघोष व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए? नोट कर लीजिएगा बाबू, नोट करते चलिएगा। आगे क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है जी? अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब होता है कि इसको बोलने में कम हवा निकले। समझ गए? अंदर से जो हवा निकलता है बोलने में, उसमें कम हवा निकलता है, अल्प प्राण, इसलिए इसको अल्प प्राण बोला गया है। अल्प प्राण में क्या है? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य र ल व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। आप कहिएगा अल्प प्राण में य र ल व यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, ये क्या है? तो अल्प प्राण इसलिए लिया गया है कि इसके उच्चारण में हवा कम निकलता है, जोर बहुत ज्यादा नहीं देना होता है, इसलिए इसको अल्प प्राण में भी रखा गया है। और वर्गों के प्रथम यहाँ भी रखा गया है, यहाँ भी रखा गया है। देखिए यहाँ पे तृतीय इसमें भी रखा गया है, इसमें भी रखा गया है, पंचम यहाँ भी रखा गया है, यहाँ भी रखा गया है। तो इससे घबराना नहीं है, इसको बस ये समझ लीजिए कि अल्प प्राण का मतलब क्या है?
जिसके उच्चारण में बहुत मतलब कम हवा निकलता है, अंदर से जोर ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए अल्प प्राण में इसको अल्प प्राण में भी रखा गया है। समझ गए? तो जिसका उच्चारण जैसे जैसे होता है ना, उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अल्प प्राण समझ गए होंगे, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य और ल व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में कौन से हैं? देखिए इसमें भी आ गया है क्या, द्वितीय, अघोष में भी है द्वितीय, वर्गों के द्वितीय इसमें भी आ गया, चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण। द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, उनको बोलने में अत्यधिक जोर देना पड़ता है, यानी कि अत्यधिक हवा निकलता है। समझ गए? इसलिए महाप्राण बोलते हैं, ज्यादा हवा निकलता है। क बोल लीजिएगा, ख, क, ख, ख बोलिएगा तो क्या इसमें कह रहा है, द्वितीय बोल रहा है, द्वितीय पद, तो ख बोलिएगा तो हवा ज्यादा निकला, ज्यादा मात्रा में निकला। और चतुर्थ वर्ण जो होता है वर्ग का, द्वितीय और चतुर्थ था स, स, स और ह वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए इतना? तो चलिए नोट्स कीजिए, इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू और धन्यवाद। देखिए जो भी पढ़ाया गया उसको नोट्स कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि नोट्स अगर किताब कॉपी में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तो आगे दिक्कत नहीं होगा। भूल भी जाएंगे तो देख करके याद हो जाएगा। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई, देखिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और उसका जवाब देंगे हम। एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कोई भी डाउट है, देखो कोचिंग में लोग जाते हैं ना, बच्चे लोग जब कोचिंग में जाते हैं जहाँ पे 100 लड़के बैठे हुए हैं, वहां पे नहीं पूछ पाते हैं। कोई भी डाउट है मन में रख के चले जाते हैं, घर पे पूछ नहीं पाते हैं, और वो क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो वहां पे लाज लगता है, शर्म लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई लाज शर्म नहीं है, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और मोबाइल से टाइप करके कमेंट कर देना है। उसे बताइए, कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? और ज्वाइन नहीं हुए हैं तो बोर्ड्स गुरु से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको। बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। समझ गए? और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखे गए हैं। तो चलिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाक फटाक ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से बोर्ड्स गुरु चैनल को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।